वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बुक के हिसाब से एथिकल इश्यूज़ का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है 5 मॉरल डायमेंशंस ऑफ इंफॉर्मेशन एज। यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ऊपर मॉरल वैल्यूज़ कब अप्लाई होना शुरू होती हैं और कौन कौन सी डायमेंशंस हैं कि जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है राइट और रॉन्ग के दरमियान तमीज़ करना। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसको डायग्राम से भी समझाया गया है और नीचे इसकी कुछ डेफिनेशंस भी दी गई हैं। तो आपको जो आसान लगे, जो आपको अच्छा लगता है, अगर डायग्रामेटिकली आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती हैं तो हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पर 5 डायमेंशंस का जिक्र किया गया है जहाँ पर राइट और रॉन्ग यानी कि मॉरल वैल्यूज़ जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं। पहली डायमेंशन है इंफॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, सिस्टम क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल और क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे पहले कि हम इन पांचों डायमेंशंस को बारी बारी डिस्कस करें, ये देखें कि इस डायग्राम के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाई गई है कि ये कुछ सर्कल्स हैं, स्पाइरल की तरह से कुछ बना हुआ है और फर्स्ट सर्कल के अंदर एथिकल इश्यूज और यहाँ पर लिखा है इंडिविजुअल। फिर सेकंड सर्कल जो थोड़ा वाइड है उसमें लिखा है सोशल इश्यूज और यहाँ पर लिखा है सोसाइटी, और फिर लिखा है पॉलिटिकल इश्यूज और फिर यहाँ पर लिखा है पोलाइटी। मतलब ये है कि जो एथिकल इश्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर, यानी कि इंडिविजुअल्स के जो भी राइट्स हैं या जो भी मॉरल वैल्यूज़ हैं वो आती हैं किस कैटेगरी में, एथिकल इश्यूज़ की कैटेगरी में। लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल्स जब मिल जाते हैं वो पूरी बन जाती है सोसाइटी, और एथिकल इश्यूज़ से भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है जिसको हम कहते हैं कि सोशल इश्यूज़, और सोशल इश्यूज़ से ही मिलकर बनते हैं पॉलिटिकल इश्यूज़। तो जैसे जैसे हमारी एथिक्स का जो स्कोप है वो वाइड होना शुरू हो जाता है, वो एथिकल से सोशल और सोशल से पॉलिटिकल लेवल पर चला जाता है। और इसी तरह जितना स्कोप छोटा होता है तो हम इंडिविजुअल के बारे में कंसर्न होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल से सोसाइटी और पूरी की पूरी किसी नेशन या किसी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये चीज़ें इफ़ेक्ट हो सकती हैं। तो एक एक करके इन डायमेंशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले राइट ऑफ इंफॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, व्हाट राइट्स डू इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन possess with respect to themselves? What can they protect? क्या कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है कि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन है कि जो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप इस बात को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आज आपने कितनी शॉपिंग की, कहाँ गए, किससे मिले, किससे बात किया, अपना फ़ोन रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं या कोई भी पर्सन आपका सेल फोन कॉल लॉग चेक करना चाहे, आपके मैसेजेस चेक करना चाहे, क्या एथिकल है या नहीं है? बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट, कितना ज़रूरी है कि हम कौन सी इन्फॉर्मेशन किसी की एक्सेस कर सकते हैं और कौन सी नहीं एक्सेस कर सकते, और कब ज़रूरी हो जाता है, कब नहीं हो जाता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी डायमेंशन है जिसके बारे में सोचना पड़ेगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने से पहले, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि हर इंडिविजुअल का इन्फॉर्मेशन राइट देख लिया जाए कि कौन शख्स कौन सी इन्फॉर्मेशन ले सकता है किसके बारे में और कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आपका बैंक अकाउंट कितना है, उसमें कितना डिपॉजिट मौजूद है, आप कितना खर्चा करते हैं, आपके घर में आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं या आपको शेयर करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, वो कौन से लोग हैं कि जिनके सिचुएशन में आप इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और वो कौन से लोग हैं। फॉर एग्जांपल, अगर FBI के लोग आपके पास आ जाते हैं और आप कहते हैं कि नहीं, ये तो मुझे प्रोटेक्ट करना है, मैं नहीं बता सकता मेरा बैंक अकाउंट बैलेंस कितना है, मैं नहीं बता सकता मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, तो सर्टेन इंडिविजुअल्स होते हैं कि जहाँ पर ये एथिकल इशू बन जाता है और आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और सर्टेन सिचुएशन ऐसी होती है तो उनको लिस्ट डाउन करना, मैंशन करना बहुत ज़रूरी है कि किस इंडिविजुअल के पास कितना राइट है। इसी तरह प्रॉपर्टी राइट्स भी होते हैं। हाउ विल अ ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विल बी प्रोटेक्ट अ डिजिटल सोसाइटी in which tracing and accounting for ownership are difficult and ignoring such property rights is so easy। ठीक है, जैसे कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करते हो क्योंकि आप लोग ICT तो पढ़कर आए हैं। जैसे आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि आपका घर होता है, जैसे कि आपकी वेल्थ होती है, जैसे कि आपका सेल फोन होता है, जैसे कि आपकी बुक्स होती हैं, हर चीज़ आपकी प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, इनको डिजिटल प्रॉपर्टीज़ भी हम कह सकते हैं। जैसे कि आपका जो ईमेल अकाउंट है वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है।
अगर आपकी कोई वेबसाइट है वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ डेटा मौजूद है, कुछ डेटा स्टोर्ड है, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो बहुत मुश्किल होता है फिजिकल एनवायरनमेंट में रहते हुए किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेना, ठीक है, क्योंकि फिजिकल एनवायरनमेंट में लोग अपनी प्रोटेक्ट और जो प्रॉपर्टी है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में किसी की प्रॉपर्टी को और उसके प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट करना बहुत आसान है। यानी कि मैं आपसे कोई फेसबुक पिक्चर शेयर करती हूँ, कितना आसान है, व्हाट्सएप पे कुछ शेयर करती हूँ, कितना आसान है कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उसको कल को अपनी डीपी बना सकते हैं। तो कोई डॉक्यूमेंट शेयर हुआ है तो कितना आसान है कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप उसको आगे कहीं शेयर कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को जो है वो सिक्योर करने की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ उनकी कहीं वायलेशन नहीं हो रही, इस पे चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। तो ये किस कैटेगरी में आता है? प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, ठीक है, who can and will be held accountable and liable for the harm। इसके लिए मुझे बहुत अच्छी एग्जांपल जहन में आ रही है, मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पर देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर आपने मूवी देखी हो ओ माय गॉड, उसके अंदर एक बिजनेसमैन दिखाया है जिसकी एक दुकान होती है और वो शॉप भी जो है वो बिज़नेस भी किसी ऐसी चीज़ का करता है जो बहुत ही होली और बहुत सीक्रेट कंसिडर की जाती हैं, लेकिन उसकी दुकान, उसकी जो शॉप होती है, उसका सारा बिजनेस होता है, वो किसी एक्ट ऑफ गॉड की वजह से सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर वो कहता है कि ये जो भी मेरा नुकसान हुआ है, ये जो भी मेरा लॉस हुआ है, कौन लायबल है, ठीक है, किसी के ऊपर तो किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करनी पड़ेगी और वो पूरा खैर वो बैकग्राउंड है। तो लाइफ की हर सिचुएशन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो लायबल कौन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन एक्सेप्ट करेगा। अगर एक स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन एक्सेप्ट करेगा। अगर स्टूडेंट जो है उसको डिग्री टाइम पर नहीं मिलती तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन एक्सेप्ट करेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाता है तो उसके लिए लायबल कौन है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बैंकरप्ट हो जाती है तो उसके लिए लायबल कौन है। हर सिचुएशन जो है उसके लिए हम किसको लायबल ठहरा सकते हैं और किसको लायबल नहीं ठहरा सकते, इसके ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ये भी डिसाइड करने पड़ते हैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि जिम्मेदारी किसकी आयत होती है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ है सिस्टम क्वालिटी। व्हाट स्टैंडर्ड्स फॉर डेटा एंड सिस्टम क्वालिटी शुड वी डिमांड टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स एंड सेफ्टी। यानी कि वो जो सिस्टम स्पेसिफिकली, क्योंकि MIS की बात हो रही है, डिवाइसेस की बात हो रही है, तो डिवाइसेस के अंदर कितनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि इंडिविजुअल के राइट्स जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं। यानी जैसे कि आपकी ऑनलाइन टीचिंग की बात कर लेते हैं कि इनिशियली जो है वो सबसे पहले कि डिफरेंट टीचर्स ने अटैम्प्ट किया लेकिन आपको ऑनलाइन पढ़ाने के बारे में, लेकिन फिर सखर IB ने एक पॉलिसी बनाई कि भाई नहीं, उनका क्वालिटी चेक होगा, इंश्योर किया जाएगा कि ऑनलाइन टीचिंग की क्वालिटी अप टू द मार्क है या नहीं है। और एक लंबा आप लोगों को गैप दिया गया, उसके अंदर टीचर्स को टाइम दिया गया कि वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, जहाँ जहाँ वो लैक कर रहे हैं, जो जो क्वालिटी के फैक्टर्स को वो इग्नोर कर रहे हैं उनको सही करें और फिर आपको ऑनलाइन टीचिंग की तरफ लेकर आएँ। जब इनिशियली हम काम शुरू कर रहे थे सारे हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में कोई गलती कर रहे थे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई डिजिटल सिस्टम स्टार्ट करते हैं, किसी डिजिटल सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी उसका मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि भाई इतनी क्वालिटी होगी तो हमारा सिस्टम जो है वो उस क्या कहना चाहिए, वो सरवाइव कर सकता है, सस्टेनेबिलिटी उसकी है। और अगर एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी उसके अंदर नहीं है तो फिर वो जाहिर है कि सस्टेन नहीं कर पाएगा। और बहुत मिलता जुलता है लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ। पहला था सिस्टम क्वालिटी, यह है क्वालिटी ऑफ लाइफ। What values should be preserved in an information and knowledge-based society? Which institutions should we protect from violation? Which cultural values and practices are supported by the new information technology? ठीक है, यानी कि